नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हम लोग जो है यूजीसी नेट में आपका पेपर 1 और पेपर सेकंड दोनों की तैयारी को ध्यान में रखकर ही अपनी क्लास को जो करते हैं। तो पेपर 1 की आपकी लगभग सारी यूनिटें मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। उनमें से लगभग आपकी एक यूनिट आपकी रह रही है डीआई वाली, वो भी आपकी बहुत जल्द ही 2-4 दिन में पूरी हो जाएगी। इसके अलावा पेपर फर्स्ट की अगर बात करें तो हम जो है प्राचीन भारत, इसके अलावा मध्यकालीन भारत में भी मैं आपको आधे से ज़्यादा पोर्शन करा चुका हूँ। मध्यकाल में भी आपको आधे से ज़्यादा पोर्शन उसमें करा चुका हूँ और प्राचीन भारत आपका लगभग समाप्ति की ओर है। ये आपका मौर्य और मौर्योत्तर काल के क्वेश्चन चल रहे हैं। इसके बाद गुप्त वंश आ जाएगा और फिर ये वंश आपका समाप्त हो जाएगा गुप्तोत्तर काल के बाद। ठीक है जी, चलिए। तो मध्यकाल में हम लोग दिल्ली सल्तनत कंप्लीट कर चुके हैं। मुगल वंश की भी आपकी 3 क्लासें आ चुकी हैं। तो ये अब अगर आज की बात करें तो ये आपका जो है 201वां क्वेश्चन रहेगा किसका, मुगल काल, ओ सॉरी मौर्य काल का। मौर्य काल व मौर्योत्तर काल से संबंधित क्वेश्चन हैं जो हम लोग ये कर रहे हैं। तो इसमें देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा भाई। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और संसार अकेडमी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन देख, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे आज का। निम्न में से कौन सी लिपियां अशोक के शिलालेखों में अभियुक्त की गई हैं? यानी कौन कौन सी लिपि का उपयोग अशोक के शिलालेखों में किया गया। देखो भाई, देवनागरी का तो किया नहीं गया। इसके अलावा अगर बात करें तो देवनागरी यहाँ पर भी है, इसका भी नहीं किया गया। इसके अलावा शारदा जो लिपि है इसका भी उपयोग नहीं किया गया। तो कुल मिलाकर आपके ये ऑप्शन तो आपके हो ही नहीं सकते। तो ब्राह्मी लिपि है, खरोष्टी लिपि है, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि, इन्हीं लिपियों का प्रयोग किया गया है अशोक के जो शिलालेख हमको प्राप्त हुए हैं। चलिए जी, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आज का। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप लोगों के सामने ये आ चुका है। इसका आंसर बताओ भाई, कौन सा इसका आंसर सही होगा। देखो भाई, आप भी जो है आप लोग भी मेरे साथ साथ आंसर दिया करो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप लोगों की बहुत अच्छे से तैयारी होगी और आपको ये भी पता लग जाएगा भाई आपकी जो है कितनी तैयारी है और कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर चुके हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है, रुमबंदी स्तंभ किसके काल का है, तो ये बात आपको बताना है। देखो, रुमबंदी अभिलेख से या रुमबंदी स्तंभ लेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की और 20वें वर्ष इसने लुम्बिनी की यात्रा की थी। अपने शासनकाल के 20वें वर्ष कहाँ की यात्रा की, लुम्बिनी की यात्रा इन्होंने की थी। तो लुम्बिनी की यात्रा इनके द्वारा की गई थी। इस बात की जानकारी आपकी इसी से मिलती, किससे, रुमबंदी अभिलेख से या रुमबंदी शिलालेख से या स्तंभ लेख से। और किसका द्वारा लिखा गया था, ये अशोक के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया गया था। चलिए जी, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे आज का। सारनाथ के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था। बताओ भाई, सारनाथ का जो स्तूप है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। आप सभी जानते ही होंगे इसका आंसर भी। जी, सारनाथ का जो स्तूप है वो अशोक के द्वारा ही लिखवाया गया था। और सारनाथ के स्तूप की अगर हम बात करें तो सारनाथ का स्तूप की अगर मैं बात करूं तो इसका जो निर्माण करवाया गया, सारनाथ में जो धम्मेक स्तूप है, सारनाथ में जो धम्मेक स्तूप है इसका निर्माण जो करवाया गया था वो 249 बीसी के आसपास करवाया गया अशोक के द्वारा। 249 बीसी के आसपास करवाया गया। इसके बाद अगर हम बात करें इस स्तूप से, इस स्तूप का जो है ये एकमात्र ऐसा स्तूप है जो बिना चबूतरे का है। बिना चबूतरे का ये स्तूप बनवाया गया है। चबूतरा, बिना चबूतरे के इस स्तूप का निर्माण करवाया गया है। तो बिना चबूतरे का है ये, इस बात को आपको याद रखना है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का रहेगा 4। निम्न में से कौन से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कहा जा सकता है या कौन सा है। निम्नलिखित में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है, ये आपको इसमें बताना होगा भाई। तो मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना जो माना जाता है वो स्तंभ लेखों को माना जाता है। ना तो चेत्यों को माना गया, ना गुहा लेखों को, और ना ही स्तूपों को, स्तंभों को। ठीक है, स्तंभ और शिलालेखों को सबसे अच्छा नमूना आपका मौर्य काल का माना जाता है। तो स्तंभ, अशोक के 7 स्तंभ प्राप्त होते हैं, आप सभी जानते हैं, जिनमें से एक आपका लोरिया नंदन राजगढ़ है। इसके अलावा और अगर बात करें जो बिहार से मिला है, एक आपका रामपुरवा है। इसके अलावा मेरठ स्तंभ है जो दिल्ली में स्थापित करवा दिया गया। एक आपका जो है कौशाम्बी से प्राप्त हुआ था। ठीक है जी, तो कुल मिलाकर इस तरह के आपके 7 स्तंभ लेख अशोक के हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, इसकी बात करेंगे भाई। सन 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक के स्तंभ का पता किसने लगाया। यानी कि ये पूछ रहा है कि भाई अशोक के जो स्तंभ थे पढ़े किसके द्वारा गए थे, तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़े गए। लेकिन पता सबसे पहले किसने लगाया, तो टी पेंथेलर, पेंथेलर या पेंथकर भी नाम आता है कई बार इसका। तो आपका सी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। इनके द्वारा सबसे पहले क्या करा गया, अशोक के स्तंभ लेखों को या अशोक के शिलालेखों का जानकारी सबसे पहले इनके द्वारा लगाई गई थी, जिनका नाम था क्या, टी पेंथेलकर।
टी पैंथेलकर इनका नाम था। इन्होंने ही सबसे पहले अशोक के स्तंभ लेखों की खोज की थी। जबकि बात करें जेम्स प्रिंसेप की, तो इनके द्वारा सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया था। ठीक है जी। चलिए, तो कब पढ़ा गया था भाई? जेम्स प्रिंसेप ने जो पढ़ा था वो 1837 ईस्वी में पहली बार अशोक के शिलालेखों को ब्राह्मी लिपि में सबसे पहले पढ़ा था। कौन सी लिपि में? तो ब्राह्मी लिपि में पढ़ा था। इस बात को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, 13वां शिलालेख संबंधित है। तो किस चीज से संबंधित है 13वां शिलालेख अशोक का, ये आपको इसमें बताना है। देखिए, 13वां जो शिलालेख है अशोक का, वो जो है 13वां जो शिलालेख है वो आपका कलिंग युद्ध की उसमें जानकारी प्राप्त होती है। कौन से की? कलिंग युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। कलिंग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कलिंग का युद्ध जो हुआ था, कलिंग का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अशोक के किस अभिलेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है? बताओ कौन सा वो अभिलेख है, कौन सा वो शिलालेख है जिसमें दक्षिण भारत के 5 राज्यों की जानकारी हमको प्राप्त होती है? दक्षिण भारत के 5 राज्यों की जानकारी जो प्राप्त होती है वो दूसरे शिलालेख, सेकंडवे शिलालेख में प्राप्त होती है भाई। दूसरे शिलालेख में प्राप्त होती है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। दूसरे शिलालेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे नाम सुना होगा आपने, चेर, चेर के बारे में जानकारी मिलती है। चोल के बारे में जानकारी मिलती है। चोल वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर बात करें, पांडे वंश के बारे में जानकारी मिलती है। पांडे वंश के बारे में जानकारी मिलती है। श्रीलंका के बारे में जानकारी मिलती है। श्रीलंका का भी उल्लेख इसमें किया गया है। श्रीलंका का भी उल्लेख इसमें किया गया है। तो कुल मिलाकर इसमें जो है देशी और विदेशी राज्यों का जानकारी हमको प्राप्त होती है। इसके अलावा सती पुत्र, एक आपका सती ये पुत के नाम से भी एक राज्य था, इसकी भी जानकारी प्राप्त होती है। तो 1, 2, 3, 4 और 5, इस प्रकार से जो है दक्षिण भारत के 5 राज्यों की जानकारी हमको प्राप्त होती है। कहाँ से? अशोक के दूसरे शिलालेख से। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो आ चुका है भाई, क्वेश्चन नंबर 208। वैसे 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विदेशी राजाओं में से कौन अशोक का समकालीन नहीं था? कुल मिलाकर अशोक के समय कौन सा राजा नहीं था, ये इसमें पूछा गया है। अशोक के समकालीन कौन सा विदेशी शासक नहीं था जिसका अशोक के साथ संबंध नहीं था? तो कुल मिलाकर आपका कहा जाए इसमें डेरियस सेकंड। डेरियस सेकंड जो थे, ये आपके कब थे? ये आए थे भाई आपके उस समय जब भारत में पहला विदेशी आक्रमण हुआ था। ये फारस के राजा हुआ करते थे, फारस के शासक हुआ करते थे। सिकंदर से पहले इनका आक्रमण हुआ था और उस समय अशोक नहीं थे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है डेरियस सेकंड जो है, इनका संबंध अशोक से नहीं था। इसके अलावा टोलमी सेकंड जो है, फिलाडेल्फस और एंटियोकस थियोस से भी अशोक के साम्राज्य का जो है संबंध था। इसके अलावा जो मगध का जो क्षेत्र था, इससे भी अशोक का संबंध था या व्यापार हुआ करता था, ये इसके समकालीन थे। लेकिन डेरियस सेकंड जो था, ये अशोक का समकालीन नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 9। इसको देखते हैं जी, इसका क्या आंसर होगा? अशोक का सरेकुल अभिलेख स्थित है, यानी कि जो अशोक का सरेकुन अभिलेख जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ? देखो भाई, अफगानिस्तान में एक क्षेत्र पड़ता है कंधार, अफगानिस्तान में एक क्षेत्र पड़ेगा कंधार, तो कंधार के क्षेत्र से ये अभिलेख प्राप्त हुआ है जो है अरमाइक लिपि में। और ये लेख जो लिखा हुआ है आपका, कैसे में भाई? अरमाइक, अरमाइक लिपि में ये लिखा हुआ है। अरमाइक, अरमाइक लिपि में ये अभिलेख प्राप्त हुआ है। अरमाइक लिपि में अभिलेख प्राप्त हुआ। अरमाइक के साथ साथ इसमें जो है ग्रीक भाषा में भी लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर द्विभाषा में ये अभिलेख प्राप्त हुआ है। अरमाइक और ग्रीक भाषा में दोनों में लिखा हुआ है। कंधार से प्राप्त हुआ है। सरेकुन अभिलेख इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम अभिलेख जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख प्राप्त होता है। आप सभी को पता है कि मास्की जो अभिलेख है, एक मिनट भाई, मास्की जो अभिलेख है, मास्की अभिलेख से हमको अशोक के नाम की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा और कौन कौन से अभिलेख हैं जहां से अशोक के नाम की जानकारी मिलती है? आप सभी जानते ही हैं, अशोक के नाम की जानकारी हमको एक तो मास्की अभिलेख जो आपका मैसूर कर्नाटक के क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा उदयगोलम, 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 उदयगोलम के अलावा नेट्टूर, नेट्टूर, नेट्टूर के अलावा, नेट्टूर के अलावा, नेट्टूर के अलावा अगर बात करें, एक और आपका अभिलेख आपको प्राप्त होगा, गुर्जरा अभिलेख। ठीक है, गुर्जरा जो अभिलेख है, ये आपके ऐसे अभिलेख हैं जहां से अशोक के नाम की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक का नाम हमको जानने को मिलता है इन सभी अभिलेखों से। तो कुल मिलाकर इसमें आ जाएगा आपका मास्की। और ठीक है, चलिए जी, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? बताओ कौन सा वो क्षेत्र था
जो आपका अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। देखिए कर्नाटक के क्षेत्र में अशोक का साम्राज्य मिला हुआ था आंध्र प्रदेश तक, और महाराष्ट्र के क्षेत्र से भी शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये माना गया है कि यार ये सारे के सारे क्षेत्र ऐसे थे जो अशोक के साम्राज्य में शामिल थे। लेकिन तमिलनाडु का जो क्षेत्र था, तमिलनाडु का क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। यहाँ पर अगर बात करें तो आपके चोल, चेर और पांड्य वंश के राजा शासन किया करते थे। चोर, चेल और पांड्य वंश के राजा यहाँ पर शासन किया करते थे तमिलनाडु के उत्तरी, दक्षिणी और केरल वाले क्षेत्रों में। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 212 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 212 जो है आपका, इसमें देखिए अपने शासनकाल के किस वर्ष अशोक ने बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी गए थे। आपको बात जो है मैंने बताई थी कि आपका रुम्मनदेही अभिलेख जो है, रुम्मनदेही अभिलेख, रुम्मनदेही अभिलेख जो है, रुम्मनदेही अभिलेख जो है, इस अभिलेख से या स्तंभ लेख से, इस स्तंभ लेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की, 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की थी। बोध गया की यात्रा की थी। बोध गया की यात्रा अशोक के द्वारा की गई थी। तो किस 20वें वर्ष। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। और उसने वहां पर क्या करा, लुम्बिनी में पहले अगर कर की बात करूं तो 1/6 भाग हुआ करता था, लेकिन कर घटाकर कितना कर दिया, तो 1/8 भाग कर दिया गया था। और कुछ क्षेत्रों को आपका जो धार्मिक जो कर हुआ करता था उसको कर मुक्त कर दिया गया। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आज का 13वां क्वेश्चन है। वैसे सीरीज का 213 क्वेश्चन है। अशोक ने अपने किस शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया गया है। 8वीं जातियों का उल्लेख अशोक ने किस शिलालेख में किया है, ये आपको बताना भाई। ठीक है, तो अशोक के द्वारा 8वीं जो जाति है उसका जो उल्लेख किया गया है वो कौन से शिलालेख में किया है। देखिए अशोक का जो 13वां शिलालेख हमको प्राप्त होता है, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। 13वें शिलालेख में हमको कलिंग कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इसी युद्ध में जानकारी मिलती है कि 8वीं जाति, जो 8वीं जाति थी वो एक शांति प्रिय जाति थी। ठीक है, 8वीं जो जाति थी वो एक शांति प्रिय जाति थी, और इसका उल्लेख भी इसी अभिलेख में हुआ है। किसका, 8वीं जाति का। तो 8वीं जनजातियों का उल्लेख या जातियों का उल्लेख जो किया गया है 13वें शिलालेख में ही किया गया है, कलिंग युद्ध के साथ साथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन है भाई आपका 14वां क्वेश्चन। निम्नलिखित स्थानों में से कहां वर्षभ शीर्षक वाला अशोक का स्तंभ प्राप्त हुआ। वर्षभ मतलब जिसके शीर्ष पर बैल को बिठाया गया है, जिसके शीर्ष पर बैल को बिठाया गया है वो आपका अभिलेख कौन सा है। बिहार से मिला है रामपुरवा। रामपुरवा जो स्तंभ लेख है, रामपुरवा स्तंभ लेख जो हमको प्राप्त हुआ है रामपुरवा से, इसमें क्या है कि इसके ऊपर क्या बैठा हुआ है, इसके ऊपर बैठा हुआ है क्या भाई, इसके ऊपर बैठाया गया है किसको, आपका विरसभ को। विरसभ मतलब कि विरसभ कहा कि किसको, बैल को। बैल की आकृति इसके ऊपर बनी हुई है, एक सांड की आकृति इसके ऊपर बनी हुई है रामपुरवा अभिलेख से। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 115 पे आ गए भाई। क्वेश्चन नंबर 115 है, अशोक ने अपने समकालीन शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे, इसका उल्लेख उसके किस शिलालेख में किया गया है। बताओ भाई, अशोक के ने अपने जो उसके समकालीन जो राजा हुआ करते थे उन सबके साथ उसने क्या करा, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए, इस बात की जानकारी 13वें शिलालेख में प्राप्त होती है। 13वें शिलालेख में जिसमें कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है, जिसमें कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है, इसी में अशोक के जो समकालीन शासक थे उन सब के बारे में, उन सब के साथ इसने मैत्री संबंध स्थापित किए, इस बात की जानकारी हमको प्राप्त होती है। ठीक है जी। चलिए जी इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 216 और आज का ये 16वां क्वेश्चन रहेगा, इसके बारे में देखेंगे। वह सीरीज का कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये 216वां क्वेश्चन है। सांची स्तूप के निर्माता कौन थे, आपको बताना है। सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो आप सभी जानते हैं कि अशोक के समय सांची स्तूप का निर्माण करवाया गया था। और अगर बात करें आपसे भाई पूछ ले कि सांची स्तूप है कहाँ पर, है जी सांची स्तूप है कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में एक स्थान पड़ता है रायसेन। रायसेन रायसेन जिले में, रायसेन जिले में सांची नामक स्थान है, सांची नामक स्थान है, और वहीं पर सांची स्तूप बनाया गया है। निर्माण अशोक के द्वारा इसका करवाया गया था। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला जो क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों के सामने वो है भाई आपका, बुद्ध धम्म एवं संघ के प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में प्राप्त होता है। यानी कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें बौद्ध धर्म के प्रति इसकी आस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कि अभिलेख प्राप्त हुआ है भाब्रू, भाब्रू लघु शिलालेख, भाब्रू छोटा जो शिलालेख प्राप्त हुआ है हमको, इससे इस बात की जानकारी मिलती है कि भाई अशोक जो थे वे आपके किस में, बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे।
बौद्ध धर्म में इनकी आस्था थी। तो कुल मिलाकर इस बात की जानकारी हमको जो है आपके भाब्रू अभिलेख से प्राप्त होती है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 या 218 की बात करेंगे और आज का 18वां क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन बताना भाई है जी। तो पढ़ लो भाई कौन सा सही है। अशोक के दक्षिण भारतीय अभिलेखों में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया है। देखो दक्षिण भारत वालों में नहीं किया, दक्षिण भारत वालों में ब्राह्मी लिपि का किया है, यानी कि दक्षिण भारत के जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें खरोष्टी लिपि का उपयोग नहीं है। खरोष्टी लिपि का हुआ है पाकिस्तान वाले क्षेत्र में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो गलत रहेगा आपका, गलत हो जाएगा। अशोक ने द्वितीय शिलालेख में धम्म की परिभाषा दी गई है, दूसरे शिलालेख में अशोक के धम्म की परिभाषा नहीं है, दूसरे शिलालेख में धम्म की परिभाषा नहीं दी गई है। ठीक है, तो ये आपका इसमें गलत रहेगा भाई। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा होगा, फिर सही देखते हैं भाई। अशोक ने अपने धम्म की परिभाषा द्वितीय स्तंभ लेख में दी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरे शिलालेख में नहीं बल्कि दूसरे स्तंभ लेख में दी है। जो पिलर है, जो स्तंभ है, जो स्तंभ लेख है, जो पिलर है, इसमें अशोक ने अपने जो है आपके क्या धम्म की परिभाषा दी है कि धम्म किसको माना जाएगा, धर्म किसको माना जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका सही है। अशोक ने उड़ीसा में शिलालेखों में खरोष्टी का प्रयोग नहीं किया, ब्राह्मी लिपि का ही किया था। ठीक है जी, तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा, केवल सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 219 और आज का ये 19वां क्वेश्चन रहेगा। ठीक है जी, चलिए भाई इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। अशोक का कौन सा शिलालेख 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों को भेजने का वर्णन करता है। धर्म प्रचारकों को भेजने का वर्णन कौन सा शिलालेख इसका करता है। मैंने आपको बताया कि विदेशी राजाओं के साथ में जो मधुर संबंध बनाए थे इसने कौन से 13वें शिलालेख में, 13वें शिलालेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि अशोक ने विदेशी ये राजाओं के साथ, यानी कि यवन के 5 राजाओं के साथ, यवन मतलब कि यूरोप के 5 राजाओं के साथ इसने मधुर संबंध बनाए थे। तो 13वें शिलालेख से इस बात की जानकारी हमको प्राप्त होती है। 13वें शिलालेख से हमको इस बात की जानकारी प्राप्त होती है, पीछे भी इस बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। चलिए जी, अब देखेंगे अशोक के तृतीय शिलालेख में जिन 3 पदाधिकारियों के नाम का उल्लेख मिलता है वे कौन कौन से हैं। पदाधिकारी मतलब अशोक के बाद जो आपके जो पदाधिकारी रहे उनका उल्लेख किस अभिलेख में प्राप्त होता है, कौन से नाम मिलते हैं तीसरे अभिलेख में। तीसरे अभिलेख में उल्लेख किया गया, एक तो युक्त का किया गया है, युक्त नामक अधिकारी का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा राजुक जिसको न्यायाधीश भी कहा जा सकता है, तो राजुक का उल्लेख किया गया है। प्रादेशिक का उल्लेख भी किया गया है। तो कुल मिलाकर ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। इन 3 अधिकारियों का या पदाधिकारियों का उल्लेख इसमें किया गया है। क्वेश्चन नंबर 221 की बात करें तो इसको देखते हैं भाई। अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम क्या है, यानी कौन कौन से पशु हैं सारनाथ स्तंभ पर। सारनाथ स्तंभ पर देखिए जो पशु दिए गए हैं वे कौन कौन से हैं, ये इसमें आपको बताना है। देखो भाई अगर मैं आपको बताऊं उनका जो सही, एक मिनट, इसने पूछा सही क्रम, सही क्रम का मतलब कि सबसे पहले क्या है। तो सबसे पहले मिलेगा आपको इस पर हॉर्स। ठीक है, हॉर्स मतलब कि अश्व यानी कि घोड़ा। ठीक है, सबसे पहले घोड़ा है। उसके बाद आपका इसमें आ जाएगा क्या भाई, लोयन। ठीक है, लोयन है यानी कि कुल मिलाकर शेर आ जाएगा, शेर आ जाएगा। शेर के बाद अगर बात करें तो इसमें आता है आपका एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट यानी कि कुल मिलाकर हाथी, तो हाथी आ जाएगा। और सबसे बाद में इसमें आपका जो है ओ यानी कि ओक्स का मतलब होता है बैल या सांड। ठीक है, तो इसका उल्लेख किया गया। तो कुल मिलाकर सबसे पहले घोड़ा है, शेर है, हाथी है और बैल है। मिलान कर लो, हाथी शेर हाथी घोड़ा, ये रहा भाई, घोड़ा शेर हाथी और वृषभ। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपका वृषभ मतलब कि जो ना बैल। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपका डी ऑप्शन इसमें से ही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, आज का 22वां क्वेश्चन है। इसको देखते हैं भाई। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख मिलता है। बताओ भाई कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक के बारे में जानकारी मिलती है और आपकी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी नाम की जानकारी मिलती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के दोनों के जो नाम हमको प्राप्त होते हैं वो प्राप्त होते हैं कहाँ पे, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख जो प्राप्त हुआ है, इसी से हमको चंद्रगुप्त मौर्य की झील के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक ने भी उसकी मरम्मत करवाई थी। उसके बाद रुद्रदामन की भी जानकारी मिलती है और स्कंदगुप्त गुप्त वंश के जो राजा रहेंगे उनके बारे में भी इसमें जानकारी मिलती है। क्योंकि ये जो आपका जूनागढ़ अभिलेख है ये आपका एक आपकी झील बनवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, सुदर्शन झील। सुदर्शन जो झील थी, सुदर्शन झील का निर्माण गिरनार पर्वत पर
गिरनार पर्वत पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल के द्वारा करवाया गया था, इस बात की जानकारी मिलती है। फिर अशोक के काल में भी इसकी मरम्मत करवाई, इस बात की जानकारी मिलती है। रुद्रदामन ने भी इसकी मरम्मत करवाई, इस बात की जानकारी भी मिलती है। और बाद में आपका स्कंदगुप्त जो गुप्त वंश के राजा थे, उन्होंने भी इस झील के बारे में जो है उनकी जानकारी मिलती है, उन्होंने भी इसमें काम करवाया था। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 223, यानी कि 23वां क्वेश्चन है आज का। इसको देखेंगे भाई, अशोक के किस शिलालेख में चोल, पांडे और केरल पुत्र तथा सतीय पुत्र को पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेखित किया गया है? अभी आपका इसी क्लास में आपका ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था पीछे, उसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि कौन से शिलालेख में इस बात की जानकारी मिलती है। अशोक का जो सेकंड शिलालेख है, जो दूसरा शिलालेख है, अशोक का जो दूसरा शिलालेख है, दूसरा जो शिलालेख है, उसमें इस बात की जानकारी मिलती है कि अशोक का साम्राज्य तमिलनाडु के क्षेत्र में नहीं था, जहां पर आपका क्या चोल, पांडे, चेर और केरल पुत्र, सतीपुत्र जैसे राज्य जो है शासन किया करते थे। तो आपका इसमें आ जाएगा शिलालेख सेकंड है, तो द्वितीय शिलालेख इसमें सही हो जाएगा भाई। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन की बात करें, सेकंड लास्ट नहीं, चलो 30 क्वेश्चन कर लेते हैं आज, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस स्रोतों से विदित होता है, ये जानकारी प्राप्त होती है कि कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया था? कौन से आपके अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और वहां पर एक घमासान युद्ध हुआ? इस बात की जानकारी आपको मिलती है कहां से भाई? देखो, अशोक का जो 13वां शिलालेख है, इसी में कलिंग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 25वां क्वेश्चन रहेगा भाई आज का। देव नाम पिये की उपाधि धारण करने वाले कौन कौन से राजा थे? आप सभी जानते ही होंगे इनके बारे में कि अशोक के अलावा एक और राजा थे जिनके नाम की जानकारी मिलती है कि उन्होंने भी देवनाम प्रिय या देवना प्रिय की उपाधि धारण की थी। दशरथ और अशोक, दो राजाओं के द्वारा देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की गई थी। तो अशोक के अलावा दशरथ के द्वारा भी ये उपाधि धारण की गई थी। दशरथ की बात करें तो अशोक के ये पौत्र थे, ठीक है, कुणाल के पुत्र इनको माना जाता है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों के सामने खुलकर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात के सम्मिलित होने की प्रमाणिक सूचना प्रदान करता? अभी बताया मैंने आपको रुद्रदामन का ये जूनागढ़ अभिलेख है, जिससे गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील के बारे में जानकारी प्राप्त होती है हमको, तो उसी से हमको इस बात की जानकारी मिलेगी। तो आपका 226 का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है जी। यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था 2008 में। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका 27वां है आज का। और कुल अगर सीरीज की बात करें तो 227वां क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा सभी मनुष्य मेरी प्रजा मेरी संतानें हैं? बताओ भाई कौन से शिलालेख में? ये बात आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, पिछली क्लासों में भी इस बात की घोषणा कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि जो आपका कलिंग का जो शिलालेख प्राप्त हुआ है, कलिंग से जो आपका पृथक कलिंग शिलालेख इसको कहा गया है, पृथक कलिंग शिलालेख फर्स्ट इसको कहा गया है। तो इसमें इस बात की जानकारी मिलती है कि अशोक ने घोषणा की कि सभी संतान, सभी जो है मनुष्य हैं, ठीक है, सभी जो मनुष्य हैं ये मेरी प्रजा है, ये मेरी संतान है, ठीक है। इस बात की जानकारी मिलती है। कहाँ से प्राप्त हुआ भाई? ये जोगढ़ से प्राप्त हुआ है। जोगढ़ और धौली का जो क्षेत्र है आपका कलिंग में, जोगढ़ व धौली का जो क्षेत्र है, जोगढ़ व धौली का जो क्षेत्र है, वहां से ये अभिलेख हमको प्राप्त हुआ था। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28, यूनानी रोमन साहित्य में सैंड्रोकोटस का समीकरण किसने चंद्रगुप्त से लगाया? यानी कि कौन सा वो विद्वान था, इतिहासकार था, जिसने इस बात के बारे में बताया कि आपका जो सैंड्रोकोटस है वो ही चंद्रगुप्त मौर्य था? तो विलियम जोन्स नामक विद्वान के द्वारा इस बात की घोषणा की गई थी कि भाई सैंड्रोकोटस जो है, ये सैंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस जो नाम है, यही चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करता था। यूनानी ग्रंथों में इस बात की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, क्वेश्चन नंबर 29 और सीरीज का 229वां क्वेश्चन। लगभग 300 से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको इस सीरीज में कराने वाला हूं। तो निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने करों में कुछ रियायतें की घोषणा की? कौन सा वो अभिलेख है जिसमें इस बात की जानकारी मिलती है कि अशोक ने करों में छूट प्रदान की थी? बता दो फटाफट। तो ये रहेगा भाई लुम्बिनी का स्तंभ लेख, लुम्बिनी स्तंभ लेख, जो आपका रुमंदेई भी है, ठीक है, रुमंदेई भी कहा जा सकता है और लुम्बिनी स्तंभ लेख भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि लुम्बिनी से ये प्राप्त हुआ है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें से ही हो जाएगा। और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर आप लोगों को बताना। तो फटाफट बताओ, निम्नलिखित में से किस मौर्य स्तंभ या किन स्तंभों पर सिंही शीर्ष है, मतलब जो है, ठीक है, कुल मिलाकर जो है जिनके शीर्ष पर शेर बनाए गए हैं, कौन से वे स्तंभ हैं? देखो भाई, आप सभी को पता है कि आपका सारनाथ स्तंभ तो है ही, जिसके ऊपर 4 शेरों की आकृति बनाई गई है। एक और से हमको 3 की दिखाई देती है। कुल मिलाकर एक ऑप्शन तो आपका सही रहेगा और एक आपका सारों में दिया गया है।
दूसरे की अगर हम बात करें तो भाई देखिए इसके अलावा अगर बात करें सांची का जो स्तूप है, सांची का जो स्तंभ है, उस पे भी शेर की आकृति बनी हुई है। ठीक है जी। इसके अलावा कोल्हा स्तंभ लेख जो है, इसमें भी आपकी शेर की आकृति बनी हुई है। और भाई लोरिया नंदन स्तंभ लेख जो बिहार से प्राप्त हुआ, इसमें भी शेर की आकृति बनी हुई। तो कुल मिलाकर चारों ही ऑप्शन आपके सही होंगे, चारों में शेर की आकृति बनी हुई है। तो ये थी भाई आज की आपकी क्लास। आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप लोग जरूर बताएं। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, और चैनल को तो सब्सक्राइब आप लोग सभी कर ही लो। ठीक है, चैनल को तो आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 की लगभग सभी जानकारी, सभी वीडियो, सभी क्लास आपको जो है स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सिलेबस के अनुसार पढ़ाई जा रही है और बताई जा रही है। इसके बाद अभी जो एग्जाम होने वाला है उसके बाद भी फिर दोबारा से आपकी सीरीज स्टार्ट की जाएगी। शुरुआत से पेपर 1 यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट तरीके से, बेसिक तरीके से बिल्कुल उसमें दोबारा से करवाने वाला हूं। ठीक है जी। और आपका हिस्ट्री के साथ साथ इस बार हम पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान भी शुरू करने वाले हैं। यदि आप राजनीति विज्ञान से तैयारी करते हैं नेट की, तो राजनीति विज्ञान का पोर्शन भी हम लोग इस बार शुरू करने वाले हैं भाई। ठीक है, चलिए जी, तो इसका डी आंसर सही रहेगा भाई। ठीक है, तो और रही बात पीडीएफ की, यहाँ से आपको पीडीएफ भी प्राप्त हो सकती है, वो आप संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए जी, तो यहीं पकड़ेंगे आज की क्लास को समाप्त। नमस्कार।